नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है और लगातार आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। और उसको लेकर कई सार्वजनिक बयान भी पिछले कुछ दिनों हमने देखे कि 10-10 करोड़ का ऑफर देने की बात की गई, 25-25 करोड़ की भी बात जो है वो सार्वजनिक मंच से साझा की गई। अब इसमें आज ये ट्विस्ट होता हुआ दिख रहा है पंजाब की राजनीति में कि आज जो है आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि भगवंत मान की सरकार जो है पंजाब विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए जो है आज बहुमत होगा वहां पर। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से विश्वास मत पेश करने की बात कही जा रही है पंजाब में आप भगवंत मान की सरकार के द्वारा, तो ऐसे में क्या जो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं और लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त की जा सकती है उसमें कितनी सत्यता दिख रही है? देखिए ये एक अब इसको दो तीन एंगल से ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। राजनीति में कोई भी घटना होती है तो उसको आप फ्लैट नज़रिए से नहीं देख सकते ना जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करने का कारण कुछ अलग बताया जाता है और उसके पीछे के कारण कुछ अलग ही होते हैं। राजनीति में हमेशा कोई भी चीज़ जो सीधी नहीं होती है, वहाँ एंगल बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कितने एंगल से घूम के वो फिर बात आएगी। तो क्रिकेट के मैदान में शोभित जी ऐसा है कि दो प्रकार के स्विंग होते हैं। एक होता है तीन स्विंग होते हैं, एक इन स्विंग होता है, एक आउट स्विंग होता है और एक होता है रिवर्स स्विंग। ठीक है, राजनीति में इससे बहुत ज्यादा बहुत स्विंग है। मतलब अब इतने चीजें घूम जाती है और घुमा फिरा के चीजों को जो है मतलब प्रस्तुत किया जाता है, उसके पीछे की मंशा या भावना या हेतु कुछ और होता है। तो ये जो अभी है, ये अब देखिए, ये आमतौर पर क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास का प्रस्ताव होता है। यहाँ पे ये लाए हैं विश्वास का प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अब ये करने की जरूरत क्या पड़ी इनको? देखिए ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस ऑपरेशन लोटस के नाम से बदनाम बहुत हो ही चुकी है अब तक। ठीक है, और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके पास है कि अब वो पैसे की खरीद फरोख्त का कोई प्रमाण नहीं है कि पैसे दिए गए नहीं दिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ गुट में अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ये घटना तो देश भर में हो रही है, हम देख रहे हैं। तो हम तो इसी को लोटस ऑपरेशन लोटस के नाम से जानेंगे, क्योंकि जहां तक पैसे के लेन देन का कोई प्रूफ नहीं आता हम इसको जो है प्रमाणित नहीं कर सकते। तो पर ये हो तो रहा है कि लोग एक गुट में मिलकर अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी। अब देखिए कुछ दिनों का आप अगर घटनाक्रम देखेंगे जी। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो जंग है वो खूंखार होती जा रही है, दिन ब दिन होती जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन जेल में गए, उसके बाद फिर 3 और लोग जेल में चले गए, फिर ये आबकारी मामले में जो है घोटाले का आरोप लगा, स्टिंग चलाया गया, मनीष सिसोदिया के पर रेड पड़ी, उनके काफी करीबी 2 लोग को उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल खुद बोल चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को भी पकड़ लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को, और वहां देखिए 91 इनके विधायक हैं आउट ऑफ 117 आई थिंक। 117 या 114 में से 91 तो इनके हैं। ठीक है, तो ऐसे में वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी नहीं है विधायक जी, और ना ही वहां पे कोई शिरोमणि अकाली दल का है जी। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ जो है वो कांग्रेस के, और एक कोई है जो मेरे ख्याल से निर्दलीय है वहां पे जी। तो इस हालात में वहां भाजपा का तो कोई बेस है नहीं अभी नहीं। लेकिन अब जैसे हमने देखा कि जो कैप्टन साहब है उन्होंने भाजपा में विधिवत प्रवेश कर लिया, अपनी पार्टी को वहां में जो उन्होंने बनाई थी वो मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अब कैप्टन साहब भले ही 80 साल के हो लेकिन बड़े पुराने खिलाड़ी है राजनीति के, और वहां पे ये इनको डर है, ये मंच से बोल चुके हैं कि 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर जो है हमारे विधायकों को दी गई है। 10 विधायकों के नाम भी उन्होंने जो उसमें घोषित किया था। और दूसरी तरफ हो रहा है ये कि आम आदमी पार्टी पर एजेंसियों के द्वारा जो है वो शकंजा कसा जा रहा है, नकेल डाली जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपनी बात क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं और लोगों के मन में विश्वास बना रहना चाहिए
तो एक तरह का जो अपना एक पॉजिटिव अगेन जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से परसेप्शन क्रिएट करना है, मुझे लगता है कि ये इसके पीछे का एक सबसे बड़ा मकसद ये हो सकता है कि अब किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग तो की नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी ये खुद जाके कह रहे हैं कि भाई हम अपना विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन प्रूव अगेन कि पंजाब की जो 3 करोड़ की जनता है उन्होंने हमको चुनकर यहाँ पे भेजा हुआ है और हमारे पास 91 विधायक है। भगवंत मान उनको 91 सोल्जर्स कहते हैं अपने, 91 सोल्जर्स, ठीक है। तो 91 सोल्जर्स की बात है। अब ऐसे में उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे इस चीज को वो लोगों के सामने प्रस्तावित कर पाएंगे। लोगों के मन में ये इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन ऐसा खड़ा हो कि भाई देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो इतना प्यार पाकर लोगों का यहाँ पे बनी हुई है और फिर भी ये कह रहे हैं कि इनको गिराने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल, ताकि काउंटर अटैक हो बीजेपी के खिलाफ। हालांकि बीजेपी वहां है नहीं कहीं, फिर भी अच्छा, कांग्रेस में भी वो छोड़ नहीं रहे, वो चन्नी को भी घेर रहे हैं। चन्नी ने कुछ निवेदन किया था कि आपकी पॉलिसीज जो है, जो आपने नीतिगत निर्णय लिए 6 महीने में, वो एंटी पीपल है। तो ये फिर अपने कुछ चन्नी का कार्यकाल पूरा होने वाला था, उससे पहले जो उन्होंने कुछ दस्तखत किए थे कुछ फाइलों पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपने जो अपने अंतिम कार्यकाल के दिनों में जो कार्यकाल के अंतिम दिनों में जो आपने कुछ नीतिगत फैसले लिए थे वो एंटी पीपल फैसले थे। और फिर वो ताना भी मार रहे हैं कि आप हार गए, उसके बाद आप कहाँ दिख रहे हैं, आप ना लोगों के बीच में है, ना आप कहीं अपने उनकी बातों को लेकर, या आप खुद अपने आप को भी कहीं प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भगवंत मान जो है वो एक ट्रेंड शिष्य है केजरीवाल के, और वो गुरु के द्वारा सिखाए गए जितने भी पाठ है, लेसन जो है, उस लेसन्स को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक जो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, ये उसी का एक नतीजा है जहां तक मुझे लगता है। और आगे भी जो है देखिए, क्योंकि कांग्रेस के जो बाजवा साहब हैं वहां पे, जो नेता प्रतिपक्ष है, तो उन्होंने तो ये कह दिया है कि पहले तो ये जो राज्यपाल साहब थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर कहा कि चलिए ठीक है लाइए आप। तो बाजवा ने तो ये कह दिया है कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ये गलत तरीके से पूरा जा रहा है। मतलब वॉर जो है, टग ऑफ वॉर चल रही है वहां पे, खींचतान एक स्थिति में है, पर इनको लगातार ये डर बना रहता है कि हमको गिरा देंगे कैसे भी करके, हम हमारे विधायकों को तोड़ लेंगे या कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये सेंटर में बैठे हैं, एजेंसी सब इनके इशारे पे काम करती है और ये हमको कैसे भी करके सरवाइव नहीं करने देंगे। तो एक लगातार एक ऐसा परसेप्शन बना के रखना कि भैया हम तो मुश्किल से बचे हुए, हम तो आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन देखिए ये हमको गिराने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ हो उससे पहले उंगली आप दिखा दो, आप चिन्हित कर दो, बिल्कुल ठीक है, ताकि अगर वो करना भी चाहते हो तो 2 बार सोचे। जैसे कोई नहीं कहता है कि अब वो कोई अगर किसी से बहुत परेशान होता है तो कहता है अगर मेरी मृत्यु हुई तो इसका जिम्मेदार ये होगा, और उसके बाद जिसका नाम लिखा होता है ना, वो 10 बार सोचता है कि इसको कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। तो इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दाव पेच जो है, उसको आम आदमी पार्टी इस कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए खेल रही है। ये बड़ा साफ और स्पष्ट लग रहा है शोभित भाई। एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि गुजरात चुनाव होने वाले हैं, हालांकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो निराधार है एक तरीके से, लेकिन आम आदमी पार्टी जितना कांग्रेस को नहीं घेर रही है, पंजाब के माध्यम से भी उसका टारगेट, जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार है, तो कहीं ना कहीं मैसेज भी देने की कोशिश पंजाब चुनाव से भी इस चीज को जोड़कर हम देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल लगातार वादों की झड़ी लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग होती कि डिनर में बुलाते किसी और में और वो पहुंच जाता है मोदी साहब की रैली में, तो वो भी हमने सीन देखा है। और लगातार जिस तरीके से उठापटक है, तो क्या इस चीज को हम गुजरात चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस का जिक्र जो है खुद अरविंद केजरीवाल ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कुछ नहीं है, अब जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्षमता रखते हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जिक्र भाजपा का कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? ये जैसे कहा ना कि ये जो पॉलिटिकल वॉरफेयर है, युद्ध नीति की बात करें हम, तो उसमें केजरीवाल साहब माहिर हैं, और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सही अर्थ में कहीं नहीं है इस तरह की पॉलिटिक्स में। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई इस तरह की पॉलिटिक्स का अगर कोई जवाब देने में सक्षम अगर कोई है तो वो सिर्फ केजरीवाल है। हालांकि कद भले ही उनका बहुत छोटा हो, लेकिन क्षमता और वो स्किल सेट उनमें है, मैं उसमें कोई शंका नहीं करता हूं। मैं देख रहा हूं जब से ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़े थे, तब से मैं नजदीक से इनको कवर कर रहा हूं। बहुत सारे और पत्रकार भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, तो हर एक का अपना अपना एक
झांचने का, समझने का एक नजरिया होता है। तो मैं तभी से इस चीज को बिल्कुल मान रहा था कि अगर ये आदमी पॉलिटिक्स में आया तो ये कुछ ऐसा करेगा जो जो शायद वर्तमान सांप्रत समय में पॉलिटिक्स में कोई शायद नहीं कर रहा है। बिल्कुल। वो स्किल है उस व्यक्ति में, ठीक है, और जिसका प्रदर्शन अभी हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि क्या इसको जोड़ के देखा जाए गुजरात चुनाव के मद्देनजर। हर चीज जो है गुजरात चुनाव के मद्देनजर हो रही है अभी। बिल्कुल। देखिए, भाजपा जो कर रही है, जितना भी जो भी कर रही है, वो बिल्कुल गुजरात चुनाव के मद्देनजर कर रही है। आम आदमी पार्टी जो भी कर रही है वो भी गुजरात चुनाव को टारगेट करके ही कर रही, चाहे फिर देश में कहीं भी कुछ भी क्यों न करे। जी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो क्या कर रही है किसी को नहीं पता है, वो अलग बात है, उस पर हम रोज बात करते हैं, तो आज थोड़ा उस पर नहीं बात करते हैं क्योंकि वो और बहुत सारे मौके देने वाली है कांग्रेस तो बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का ये जो जेस्चर है, ये जैसे आप अभी कह रहे थे कि ऑटो वाले के वहां खाने के लिए गए और बहुत बड़ा तमाशा हुआ, पुलिस के साथ वाद विवाद हो गया और वो वीडियो भी बहुत चला, फिर वो गए खाना खाने के लिए। ये अब तभी से हम जानते थे कि ये ऑटो वाला जो है ये कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के दिखेगा और वो ये कहेगा कि नहीं हमने तो ऐसे ही बुलाया था। ये आई वॉज नोइंग दिस। मैं आपको बताऊं, अभी ये जो हर्ष सोलंकी जिसको बुलाया गया था प्लेन से, ठीक है, घर पे बैठ के खाना खिलाया ना, तो आपको अगर आने वाले दिनों में अगर हर्ष सोलंकी भी भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अगर न दिखाई दे, और अगर दिखाई दे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि ये दो ऐसी पार्टियां आमने सामने लड़ रही है जो एक सरीखे तरीकों से युद्ध करती है। बिल्कुल। तो ये होगा, ये हर्ष सोलंकी साहब आपको कभी भी दिख सकते हैं, और क्योंकि वो केजरीवाल साहब के घर पे खाना खाने के लिए गए थे विथ फैमिली, तो ये अब ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे ये जो भाई साहब दिख गए थे रिक्शा वाले, ये भी ऐसे ही कोई जगह पे दिखेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता होगा। ऑब्वियसली वो नरेंद्र भाई नहीं होंगे, ना ही वो अमित शाह होंगे, पर हो सकता है वो CR पाटिल हो सकता है वो भूपेंद्र पटेल हो, कि इनके साथ इनके फिर जो है कुछ ऐसे आपको जो है वो घटनाक्रम दिखाई देगा जिनमें ये लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शायद खाना न खा रहे हो तो चाय पी रहे हैं, और ये फिर विधिवत रूप से भाजपा में जुड़ रहे हैं। ऐसा कुछ आपको दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कभी सहन नहीं कर सकती कि उसके गढ़ में आके कोई इस तरह का कारनामा करके चला जाए, तो वो बड़ी उनके लिए अपमानजनक बात हो जाती है। और ये सब चीजों को वो बड़ा सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें वो बड़ी सीरियसली करते हैं। ये अलग अलग जगह पे ये सब हथकंडे आजमाते हैं। तो जब क्यों अपना ही हथकंडा आगा, अपना ही दाव अपने पे कोई खेल जाए और हम चारों खाने चित हो जाए, बिल्कुल, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपको सहन करने के लिए। फिर वो आपके अंदर फिर वो आता है कि आप वो हो जाते हैं, मतलब कि रेस्टलेस हो जाते हैं कि अब मैं कैसे इसका जवाब दूं। तो जो जवाब देने वाली बात है ये हर सोलंकी में भी आपको दिखेगी। तो ये है, चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि ये इतना उग्र, तीव्र और क्रूर होता जाएगा पूरा मामला कि जिसकी कभी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ऐसे वाकये, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे घटनाएं हमको आगे देखने को मिलने वाली है। हमको इसीलिए तैयार रहना है और बस देखते रहना है कि मूड जो है कहाँ पे किस तरह से लोगों का बदल रहा है या स्टडी रह रहा है, ये देखना बड़ा जरूरी होगा फिर। बिल्कुल। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि दो लोगों की लड़ाई में फायदा जो है वो तीसरे व्यक्ति को मिलता है, और वो मिलता हुआ भी देखा जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और वो है हिमाचल से जुड़ा हुआ, क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और इसको लेकर भी जो है रस्साकसी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि राजनीति लेवल के जो बड़े नेता हैं उनकी जो दौरे हैं वो हिमाचल को लेकर शुरू हो चुके हैं, और एग्जिट पोल भी जो है अपना खेल दिखाना उसने शुरू कर दिया। एग्जिट पोल अभी कुछ एक हमारा साथी टीवी चैनल है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बात उसकी ही करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा एक एग्जिट पोल दिखाया गया हिमाचल चुनाव को लेकर, और उसमें जो है नहीं, वो हम ले भी सकते हैं इसलिए क्योंकि उनका सर्वे है दुनिया भर में, आज दूसरी चैनल भी बात कर रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस सर्वे के माध्यम से दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 46 सीटों है, मतलब सबसे आगे दिख रही है इस चुनाव में। और कहना कहीं ये भी होगा सर, इसी पे बात आपसे करना चाहते हैं कि एग्जिट पोल कुछ जल्दबाजी में नहीं शुरू होगा, क्योंकि समय जो है जब चुनाव से 1-2 महीने बचता है तब एग्जिट पोल की कहीं ना कहीं प्रमुखता देखी जाती है, और अभी तो काफी लंबा अरसा है, मतलब अभी 4-5 महीने 5 महीने समय हिमाचल चुनाव को, और जिस तरीके से भूमिका बनने लगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये फैशन सा एक शुरू हो गया है पिछले कुछ दशक से
ठीक है, हम देख रहे हैं इस चीज को, सब देख रहे हैं। और फिर हर एक जो एग्जिट पोल, और ये ओपिनियन पोल है एक्चुअली, ये एग्जिट पोल भी नहीं है। एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद होता है, माफ कीजिएगा, ये ओपिनियन पोल, ये ओपिनियन पोल है, जी। जहाँ पे एक ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, और उसके फिर अलग अलग पैरामीटर्स ये लोग बनाते हैं, और उस पैरामीटर्स पे फिर एक सैंपल साइज सर्वे होता है। तो अब 6.5 करोड़ की तादाद है, पॉपुलेशन है गुजरात की। अब उनमें से कितने लोगों से बात की है, ये समझना, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि ये जो सेफोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, इनका ये कहना होता है कि भाई हमारे पास एक पूरा साइंटिफिक मेथड है उसको करने का, तो इस मेथड के जरिए फिर पूरे प्रदेश का मूड हम जान सकते हैं, ये उनका कहना है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये सच साबित होते हो, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि पिछले कुछ दशक से ये हो रहा है कि ये जो ओपिनियन पोल है, इसका उपयोग लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए हो रहा है, ये बड़ा साफ दिख रहा है। और मुझे याद है कोबरा पोस्ट ने एक बहुत बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसमें ये पोल खोल दी थी सब एग्जिट पोल वालों के, ऑलमोस्ट सब आ गए थे उसमें। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो भी बनाते हैं ये सब लोग, जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सबकी ऑलमोस्ट सबकी पोल खुल गई थी कि भैया इतने करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो हमको क्या इस तरह का एग्जिट पोल आप बना के या ओपिनियन पोल बना के दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो वो और वहां पे वो कैमरे पे वो इस बात को हकारात्मकता से लेते हुए वो पाए गए थे जब वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो ज्यादातर जो है वो ये बताइए तो सही कैसे करना है, मतलब क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या पैसा है, वो आज भी जो है कोई भी जाएगा यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा वो जो ऑपरेशन था कोबरा पोस्ट का। तो उसके बाद विश्वसनीयता जो है उस पर बड़े सवाल लगते रहे हैं, पर सत्ता में बैठी पार्टी जो है वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकती है। ये साबित उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद तो बिल्कुल हो चुका था। ठीक है, तो एक तो बात ये रही। तो अब क्या आपने कहा कि क्यों इतना जल्दी हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि इस ओपिनियन पोल के जरिए लोगों का ओपिनियन अपने पक्ष में बिल्ड किया जाए। बिल्कुल। तो एक तो ये कारण लगता है। दूसरा कि ठीक है, तब 3-4 महीने हो बाकी और ओपिनियन पोल अगर आप करें तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन जो है ना वो 3 महीने जब बाकी हो तब से लेके चुनाव के अगले दिन तक जो है काफी तरल रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में हमेशा होता है, वो कभी पहले से कंसोलिडेट नहीं होता है। और उसमें बहुत सारे हेजिटेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे अगर वो 3 महीने के दौरान जो भी पार्टी लोगों को परस्यू कर रही है वो पार्टी अगर अपनी और खींचने में सफल हो जाती है तो वो जो तरलता है वो फिर कहीं एट द एंड ऑफ द डे ऑफ इलेक्शन वो फिर सॉलिडारिटी में बदल जाती है, वो कंसोलिडेट हो जाता है। तो इसीलिए 3 महीने बाकी हो तो ओपिनियन पोल करते रहना मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो ठीक भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ओपिनियन बनाने के लिए बनाए जाते हैं? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है कि अपने पक्ष में चीज़ों को दिखाने के लिए, ताकि और भी जो है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट कि एक्स पार्टी जो है वही सत्ता में वापस रिपीट हो जाए, मतलब वो रिपीट हो जाए। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार काम तो इन लोगों ने ठीक नहीं किया है, तो यार मैं फिर क्यों इनको वोट दूं? बिल्कुल, आप ये सोच के भी चल सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं वोट दूंगा, लेकिन एक ओपिनियन पोल आता है वो कहता है कि भाई राज्य में 46% लोग तो चाहते हैं कि वो फिर से यही सरकार बने। फिर आपको लगेगा ये मॉब मेंटालिटी वाला मामला है, फिर आपको लगेगा यार ये 46% लोग चाहते हैं तो फिर मैं इधर वोट करूंगा तो फिर तो वो पानी में जाएगा, बिल्कुल उस वोट का मतलब कुछ रहेगा नहीं। तो अब साला छोड़ो इसको, हम अपना जो भी मत है उसको विचार साइड में रखते हैं और अब दे दो इसको वोट, इसको जिता दो। तो ये इस तरह से वोट को लेकर परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, इस तरह से ओपिनियन बिल्ड किया जाता है, और ओपिनियन पोल उसमें एक बहुत बड़ा शस्त्र के तौर पर काम करते हैं। तो एक तो आपने कहा, इसका तो मेरा जवाब ये है। और क्या पूछ रहे थे आप बताइए? दूसरी चीज ये है कि समय से पहले, मतलब जैसा इस पे आपने जिक्र किया कि समय अब जैसे 4 महीने है, 5 महीने है, तो इससे ये समय से बहुत पहले आना शुरू हो गए। और इसमें भी अभी आप देखिएगा कि आज जो आ रही है वो एक्स पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कल हो सकता है कि यही ओपिनियन पोल जो है कन्वर्ट हो जाए दूसरी पार्टी पे। क्या हो सकता है कि उसे बैकडोर से कुछ उसमें खेल किया जाए और वो एक्स पार्टी में जो है वो भी कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह के खेल जो है
पहले से ही शुरू हो गए। और पिछले कुछ चुनाव, मतलब कुछ सालों की अगर बात करेंगे, 10 साल से अगर हम इस चीज को लेना चाहेंगे, तो इनकी अधिकता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जनता के दिमाग को किस तरीके से, जैसे मैंने कहा अभी, जी। यही कि अब लगे यार कि मैं लेफ्ट आउट हूँ, बिल्कुल, मैं लेफ्ट आउट हूँ, ये सब वहां वोट कर रहे हैं, अब मैं अकेला सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ वोट करूंगा तो फिर मेरा वोट तो बेकार जाएगा। जी। तो चलो यार वही वोट करते हैं, देखिए 5 साल में और क्या होता है। जी। ये होता है, ये तरीका होता है। बिल्कुल। और हिमाचल चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी की रैली को वहां से देखा था, हालांकि वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, तो वहां पर भी सौगातें हैं, उन्होंने कई सौगातों का जिक्र किया। गुजरात चुनाव में हमने देखा कई, उन्होंने अभी उनकी 2 दिवसीय यात्रा था, उस दौरान उन्होंने कई शिलान्यास के, कई चीजों का उद्घाटन कर डाला और कई करोड़ों की सौगात लोगों को दे डाली। तो आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट कर पाएगा ये उस टाइम? सौगात तो नहीं है कहीं भी, मैं आपको बताऊं, ये कोई सौगात नहीं है जी। इनकी शुरुआत हमने होते हुए देखी थी सद्भावना मिशन में गुजरात में, जब वो हर एक जिले में जाकर उन्होंने एक एक दिन का प्रतीक उपवास रखा था, सुबह से लेकर शाम तक का। और वहां पे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस जिले को इतने 1000 करोड़ का तोहफा दे रहा हूं, इस जिले को इतने 1000 का तोहफा दे रहा हूं। तो फिर किसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो है वो मांगी थी, आरटीआई करके इंफॉर्मेशन मांगी थी कि बताइए कि ये जो पैसे आपको कमिट किए गए, जो बोले गए हैं मंच से, तो क्या आपको मिले, और मिले तो कितने मिले, और अगर नहीं मिले तो कब मिलेंगे। तो जवाब जो आया वो ये था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसे कोई पैसों का प्रावधान भी नहीं है, और हमको कोई ऐसी सूचना भी नहीं है कि हमको ये पैसे मिलने वाले हैं। बिल्कुल। फिर ये जवाब आया कि भाई ये तो वही पैसे हैं जो ऑलरेडी बजट में उनको एलोकेट किए हुए हैं। जी। जो बजट में बनता है उसमें जो एलोकेट किया हुआ है वही पैसा उनको वहां जाके घोषित किया गया। आपको याद होगा बिहार में कहा था कि कितने दूं, 5000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, 60, मतलब आंकड़ा जैसे वो कहते हैं ना, मतलब कि जैसे कोई लुटाने आया है पैसा। तो कहाँ है वो पैसा? बिल्कुल। नीतीश भी तो एक बार बोल चुके हैं ना कि वो पैसा है कहाँ, लालू बोल चुके हैं वो पैसा है कहाँ। ठीक है, तो देखिए ये तो नरेंद्र भाई की एक स्टाइल है, वो जैसे वही स्टाइल है जो फिर उन्होंने कहा अमित शाह को कहना पड़ेगा भैया वो तो जुमला था, ये थोड़ी कोई 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ऐसे आ जाते हैं। तो ये इनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। पर मुझे अभी रुचि इसमें है, मैं बताऊं, हमारे पास जो सर्वे है जी। और ये सर्वे सिर्फ मैं बताना चाहूंगा हिमाचल का नहीं, ये गुजरात का भी ओपिनियन पोल है ये, ठीक है जी। और ये ओपिनियन पोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एबीपी सी वोटर ने दोनों ने मिलकर निकाला है इसको, ठीक है। और ये कहते हैं कि दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। अब इनके मापदंड देखिएगा, मैं ये सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में, इसलिए मैं थोड़ा आपको मैं बिल्कुल प्रिसाइसली बताना चाहूंगा कि वो सर्वे जो रिपोर्ट है ओपिनियन पोल क्या कहता है। एक तो ये कहता है कि भाई बीजेपी जो है वो गुजरात में रूलिंग पार्टी है, हिमाचल में है, और वो दोनों जगह पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभर आएगी। अच्छा, गुजरात में कितनी सीट मिलेगी उनको? तो कह रहे हैं कि 135 से 143 के बीच में मिलेगी। ठीक है, मतलब कि 40 सीटें, पिछली बार 99 आई थी, इस बार 40, कम से कम 40 सीट का इजाफा हो रहा है, उनका होगा। और कह रहे हिमाचल में जो है वो वहां भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है, और वहां उनकी जो है वो 37 से 45 सीटें उनकी आ सकती है। अच्छा, अब देखिए इस मापदंड के ऊपर आता हूं मैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझिएगा इसको। क्या सबसे पहले ये गुजरात में बात करते हैं, गुजरात की, कहते हैं कि हु विल विन द असेंबली इलेक्शन इन गुजरात, गुजरात में कौन जीतेगा। तो अब जो सर्वेक्षण है उनके पास, बीजेपी कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि 63% लोग कहते हैं बीजेपी जीतेंगी, 9% लोग कहते हैं कांग्रेस जीतेगी, 19% लोग जो कहते हैं, जो इनका सर्वेक्षण है उनमें से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, और अदर्स जो है उसके लिए 2% लोग अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, सवाल क्या पूछा गया इसमें? चुनाव प्रदेश का है। देखिए मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रदेश का चुनाव है ना जी। सवाल प्रदेश और प्रदेश की सरकार को लेकर, उसके परफॉर्मेंस को लेकर सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। यहां सबसे पहला सवाल क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का काम आपको कैसा लगता है? ये सवाल है। बिल्कुल, सवाल चुनाव प्रदेश का है और सवाल पूछा जाता है प्रधानमंत्री के कैसे काम कैसे लगा उस पर। तो अच्छा लगा कहने वाले 60% लोग हैं, एवरेज लगा है हमको ये कहने वाले 18% लोग हैं, और बहुत बुरा लगा ये कहने वाले 22% लोग हैं। ठीक है, लेकिन 60% लोग कहते हैं कि अच्छा है।
और 18% कहते हैं कि एवरेज है। मतलब कि वो उस दीवार पे बैठे लोग हैं जो उनको एक और पुश मिल जाए तो फिर से बीजेपी को वोट कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, बैड कहने वाले लोग 22% है। तो बैड कहते 22% क्या फर्क पड़ता है आपको? 60% तो हाँ कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा सवाल इनका कि अब गुजरात गवर्नमेंट पे काम बात आती है। वो पूछते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है, उनकी जो कार्यशैली है या उनकी जो कार्य क्षमता है, वो आपको कैसी लगती है? ये सवाल दूसरा है। ठीक है, तो 42% लोग कहते हैं कि हमको अच्छी लगती है। वहां मोदी का कितना है? 60। यहाँ गुजरात सरकार में अच्छा कितने लोगों को है? 42% लोगों को। एवरेज ठीक ठाक, मतलब कितने लोगों को? 26% लोगों को। और बुरा लगता है हमको बहुत ये बुरी लगती है, ये सरकारी बुरी लगती है, ऐसा कहने वाले लोग कितने हैं? 32%। वहां 22% थे, यहाँ पड़ गए 32%। जब गुजरात सरकार की बात आई तब। अब आगे देखिए, अब सवाल यह है कि भाई मुख्यमंत्री जो है आपको उनका काम कैसा लग रहा है? ठीक है, तो 36% कहते हैं। कितने हो जाते हैं? 42 में से नीचे आ जाते हैं। 36% कहते हैं कि हमको अच्छा लगता है। एवरेज कहने वाले हैं वो ठीक ठाक चल रहा है भाई, चलो ठीक है, कहने वाले 35% हो जाते हैं। और बुरा कहने वाले बढ़ के हो जाते हैं 29%। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जाता है कि हाँ ये हो गया। अब ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इश्यू आपके लिए क्या है प्रदेश में? मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर वोटर्स इन गुजरात असेंबली इलेक्शंस? इस चुनाव में मतदाताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा जो उनको स्पर्श करने वाला हो, जिसको लेकर वो वोट करने के बारे में सोचेंगे कि किसे वोट करना, किसे नहीं करना, वो कौन सा मुद्दा है? भाई साहब, आज की तारीख में भी 31% लोगों को कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा। अब देखिए 27-26 साल से एक ही पार्टी की सरकार वहां शासन कर रही है, और अभी भी अगर 31% लोग ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। इन्फ्लेशन जो है वो 8% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए, फिर से वही कहूंगा, 27-26 साल से काम कर रही एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार के शासन के तले 16% लोगों को अभी भी लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। ठीक है, बड़ी विचित्र बात हमको यहाँ पे लगती है आगे के बिंदु को लेकर। कहते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में आपको कैसा लगा, तो सिर्फ 4% लोग दिखा रहे हैं इसमें जिनके लिए वो बड़ा मुद्दा है। हालांकि कोविड के मुद्दे पर सरकार गई है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल पूरी मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री समेत सबको घर बिठा दिया गया। मतलब केंद्र की मतलब ये बॉडी जो है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इनको लगता है कि इस मुद्दे पे हम हार सकते हैं, इसलिए पूरा तंत्र बदल दिया। उस मुद्दे पे ये सर्वेक्षण क्या बताता है कि सिर्फ 4% लोग हैं जिसको कोविड मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। अब ये देखिए कितना अपने आप में विरोधाभास है, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये सर्वे जो है ना, ये मैनिपुलेशन जब इस तरह के देखते हैं ना तो बड़ा विचित्र लगता है। अच्छा, किसानों का बहुत बुरा आज भी मुद्दा है। तो 15% लोगों का ये मानना है कि किसानों को लेकर जो समस्या है सरकारी नीतियों की, वो एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर में 3% लोग जो कहते हैं कि बड़ा मुद्दा है। करप्शन में 7% लोग कहते हैं बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये भी बहुत उछल के मामले आते हैं कि करप्शन बहुत है। मतलब रूलिंग पार्टी के लोग जो है अपने भाषण में कह चुके हैं कि हमारे पहले की सरकार, वो भूल जाते हैं कि हमारे पहले आप ही की सरकार थी। ठीक है, और मैं 2 बिंदु बता दूं आपको। एक तो राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो कितने महत्वपूर्ण है, सिर्फ 3% दिखाते हैं, और अदर्स जो है वो 13%। अदर्स में क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अदर्स जो है फिर भी सिग्निफिकेंट 13% है। तो ये तरीके से अब ये ओपिनियन पोल आप समझ सकते हैं कि ये निकाला जा सकता है, मैनिपुलेशन के लिए होता है ये, पर जनता के ऊपर भी होता है कि कितनी फिर उससे वो लोभान्वित हो जाती है और इसमें बह के फिर अपने वोट डालती है, या एक स्वतंत्र बुद्धि से, एक विवेकपूर्ण बुद्धि से सोच के फिर अपना वोट डालती है। तो बिल्कुल ही निश्चित तौर पर इसमें भी एक विरोधाभास हो जाता है कि जब गुजरात में अभी अगर हमने इसका भी जिक्र किया था कि वहाँ के जो खुद गृह मंत्री कह के आए थे कि 125 सीटें हमें मिल रही है, मतलब उनका भी ग्राफ कम हो रहा था। 121 का बोले थे। हाँ, कितना?
121। हाँ 121 का बोल के आया था, और फिर इसके बाद एक निचले स्तर के नेता ने बताया मतलब कि हम 100 सीटें के आसपास बना रहे, लेकिन ओपिनियन पोल है वो 142 सीट ले जा रहा है। तो मतलब ये भी अपने आप में भी अलग है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कह रही है कि हमारा ग्राफ कम हो रहा है लेकिन हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल है वो कह रहा है कि आप नहीं 142 सीटें आपको मिल ही जाएंगी। तो ओपिनियन पोल का भी जो है वो खेल चालू हो गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अब कितनी लोगों की ओपिनियन जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर बदलती है और चुनाव में इसका कितना असर दिखता है। तो ये अपने आप में एक सवाल भी बनता है और इस पर लेकर जो है हम लगातार सवाल और जवाब करते रहेंगे। फिलहाल राष्ट्र संवाद के लिए आज इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर। तो फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे?